चलिए अब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर 9 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड और हायर ऑर्डर की, जिसमें जो कोएफिशिएंट हैं वो कांस्टेंट्स हैं, मतलब जो डेरिवेटिव टर्म होंगे उनके जो गुणांक हैं वो कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे। चलिए एक्सरसाइज 1 और 2 हम कल करा चुके थे। आपको एक्सरसाइज से एग्जाम्पल से दोनों से कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। अभी किताब नहीं दी मुझे किसी। एक्सरसाइज 3 स्टार्ट होनी है। आप एक्सरसाइज 3 जब स्टार्ट करेंगे बच्चों आवाज नहीं। एक्सरसाइज 3 में बच्चों दो चीजें हैं, एक तो CF निकालनी होती है और एक PI निकालनी होती है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसमें आपको दिया है सवाल में, Z से समझ लेते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल Z है, तो Z जो रिजल्ट होगा वो CF प्लस PI होगा। CF का कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, जो एक्सरसाइज 1 में था वही एक्सरसाइज 3 में होना है और वही एक्सरसाइज 4 में। तो डिस्कशन इसका किया जाएगा, PI का 2 फॉर्मों का डिस्कशन हम कर चुके हैं। कितनी फॉर्मों का कर चुके हैं? 2 फॉर्म का नहीं, अभी एक का ही हुआ है एक्सपोनेंशियल वाले का। अब जो एक्सरसाइज 3 है पॉलिनोमियल का हुआ है, केवल एक फॉर्म का हुआ है। अब फॉर्म नंबर 2 होनी है। अभी जो आपके पास सवाल था जो आपने कल किया था वो पॉलिनोमियल की फॉर्म थी, सेपरेट फॉर्म थी, किसी फंक्शन से बंधी हुई नहीं थी। फंक्शन से बंधने का मतलब समझ रहे हो कि वो पावर में हो या एंगल में हो, अंडर रूट में हो या किसी में हो। अब तक जो टर्म थे वो सेपरेट थे, अलग अलग टर्म थे। अब जो टर्म आएंगे वो e की पावर 2x प्लस 3y, तो अब 2x प्लस 3y किसमें? e की पावर में, तो e की पावर 5x या 5x फंक्शन हो गया है। क्या हो गया? ऐसे ही साइन 2x प्लस 3 लिख दूं तो फाई क्या है? साइन का फंक्शन, और उसमें वेरिएबल टर्म क्या है? ax प्लस y। इस तरीके से हुआ। तो बच्चों इसका जो प्रोसीजर होता है कि जो भी फंक्शन में है जनरल हम ले रहे हैं ax प्लस by। जनरल में क्या ले रहे हैं हम? ऑरली सुनना पहले, फिर डायरेक्ट सवाल चलेंगे। ax प्लस by जैसे साइन 3x प्लस 4y, e की पावर 5x प्लस 6y, अंडर रूट 7x प्लस 8y। तो ये जनरल में लिखा जा रहा है ax प्लस by, और फंक्शन को लिखा जा रहा है साइन का हो, अंडर रूट का हो, किसी भी करनी का हो, किसी भी एक्सपोनेंशियल पावर का हो। जनरल में फंक्शन को लिखा जा रहा है 5ax प्लस by, 5ax प्लस by। PI निकालने के लिए हमें fxy नॉन जीरो होना चाहिए। बच्चों यही तो कंडीशन थी, क्योंकि जो इक्वेशन थी वो राइट हैंड में जब लिखते थे जो भी चीज, वो हमारा फंक्शन x और y में होना चाहिए था, तो उसको fxy लिखते थे। अगर ये fxy 0 होता था तो हम PI की बात ही नहीं करते थे, खाली हमारा CF से काम चल जाता था। अब जब Q का मान इस रूप का है और वो जनरल में 5ax प्लस by है, तो बच्चों देखिए प्रोसीजर बहुत आसान है, कोई टफ प्रोसीजर नहीं है। ax प्लस by को t मान लिया जाता है, ना इस a से मतलब ना इस b से मतलब, कोई किसी से मतलब नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ हमें मतलब रखना है ax प्लस by को t मान लिया। तो बच्चों हमारे पास ये 5ax प्लस by बराबर हो जाएगा 5t। क्या हो जाएगा? 5t। अब आपको FD d' देखना है। क्या देखना है? FD d' देखना है। ये फंक्शन, ये मेथड अप्लाई होने के लिए ये आवश्यक है कि बच्चों जो कल विद्यार्थी आए थे वो समझ रहे होंगे, शायद आप भैया पहले दिन आए हो, आपकी समझ में कम आ रहा होगा। कम क्या, मैं तो ये कहूंगा बिल्कुल नहीं आ रहा होगा कल ये हेल्प करेंगे तुम्हारी, और नए चैप्टर से आपकी समझ में आना होगा। चैप्टर भी बीच में बता दूंगा ये किस किस चीज की हेल्प कर पाएंगे। तो जब ये फंक्शन f d और d' वाला ये होमोजीनियस हो, क्या हो? बोर्ड दिखाई ना दे रहा? अच्छा बस बिलर दिखाई दे रहा है या बोर्ड पूरा नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा पूरा दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट भैया, आधा तो नहीं, थोड़ा सा कटा हुआ है बस यार। अगर आधा दिखाई दे रहा हो तो अपने उसको चेंज कर लो।
अगर रोटेशन लगा रखा हो तो रोटेशन ऑफ कर लो, और ऑफ हो तो उसे ऑन कर लो। पूरा बोर्ड जा रहा है हमारे यहाँ से, तो बिलर की बात मान सकता हूं, तो वो हमारे बस की बात नहीं बच्चों, ना हमारे बस की, ना आपके बस की बात। देखिए आवाज बंद बिल्कुल। आपके लिए वीडियो डेली तैयार होती है, ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्लास कट कर दें, लेकिन बीच में डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा बहुत भूल सकते हैं आप इस बारे में, थोड़ी बहुत अगर डिस्टर्बेंस होता है तो 1-2 मिनट बाद सही हो जाता है। बच्चों क्या कहा मैंने यहाँ, होमोजीनियस। अब तुम तो विशेष बोल रहे हो, तुम पर डंडा आ जाएगा, उड़ जाते यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है तुम्हारा, 5 मिनट का भी है, 5 मिनट का है मुश्किल से। देखिए आवाज नहीं, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। ये होमोजीनियस का मतलब क्या है, डी और डी डैश के जो भी टर्म हैं, जितने भी टर्म हैं, मैं डी की पावर का नहीं कह रहा हूँ, मैं टर्मों की बात कर रहा हूँ, हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए है। जैसे ये एफ डी डी डैश जो है, ये आपका डी स्क्वायर प्लस 2 डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर, ये इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 2 और इस टर्म की भी डिग्री 2। अगर एक टर्म में एक से ज्यादा वो दे रखे डी और डी डैश, तो टोटल उस टर्म की डिग्री जो मानी जाएगी दोनों पदों की पावर को ऐड करके मानी जाती है। इसलिए मत सोचें यहाँ 2 घात है डी की, यहाँ तो डी की 1 ही घात है। ये सेकंड डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है ये वाला। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर सेकंड डिग्री का ये फंक्शन है, ये एफ डी डी डैश, तो इसका 2 बार इंटीग्रेट करोगे। कितनी बार करोगे? टी के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? टी। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि यहाँ ए कोफिशिएंट है तो ये इससे भाग चली जाएगी या बी से भाग चली जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा फंक्शन अब हमने इस टोटल के स्थान टी रख दिया, साइन टी हो गया। साइन टी का 2 बार करना है इंटीग्रेट, एक बार माइनस कॉस टी, फिर दोबारा करेंगे तो माइनस साइन टी। ठीक है जी। अगर 3 डिग्री का है तो 3 बार करना है, 4 डिग्री का तो 4 बार करना है। और मेरे प्यारे बच्चों 4 से ज्यादा बार डिग्री आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि 4 बार का इंटीग्रेट काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, बस यही प्रोसीजर है इसमें पीआई के लिए, और कोई नया प्रोसीजर नहीं। क्या चीज देखनी है? 2 चीज देखनी है। एक तो ये फंक्शन देखना है, ये किस डिग्री का है। बच्चों अगर ये होमोजीनियस नहीं है तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। और ध्यान रखना, अगर यहाँ इस तरीके से फंक्शन दिया है तो पहले मेथड से सवाल होगा नहीं, कल वाली अभ्यास से। तो फिर इसका मतलब क्या है, होमोजीनियस इसे देना ही पड़ेगा। अगर होमोजीनियस यहाँ नहीं दिया और यहाँ फंक्शन इस प्रकार का बन गया, तो ये सवाल बिल्कुल समझो गलत ही रहा है। ठीक है, संख्या जो कहते हैं गलत है, वो सवाल जो दिया है वो गलत ही रहा है। अगर यहाँ फंक्शन बनाएगा तो होमोजीनियस फंक्शन जरूर बनेगा। तो एक तो ये होमोजीनियस देखना है, एक्स रखना है अपने, और उतने ही बार फिर उसका इंटीग्रेट कर देना है यहाँ, जितनी बार बोलो, जितनी बार आपका इंटीग्रेट वो जितनी डिग्री का फंक्शन दिया है। और यहाँ पर आगे एक फिर इसका फॉर्मूला बन जाता है। जरा देखना, पीआई के लिए 2 फॉर्मूले बस इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला पेज नंबर D282 पर है। किस पे है? पेज नंबर D282 पर है। अरे हाँ, हिंदी में 282, वह इंग्लिश में 282, हिंदी में 282, D282। तो बच्चों देखिए पीआई को कैसे लिखा जाएगा। आपको लेफ्ट हैंड में फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो आप ऐसा ही तो लिखते हैं 1/FD, ठीक है। और यहाँ क्या लिखते हैं, भाई कोई भी फंक्शन है ax प्लस बी। आप इसका मान निकालना चाह रहे हैं, ये तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, साइन में कॉस में ई की बात जो भी वो लिख लेंगे। यहाँ आपको ये फॉर्म भी पूरी करनी पड़ेगी। अब ये फॉर्म कैसे पूरी होगी, इसका जो भी मान आया है, इसका कुछ तो मान आएगा बच्चों, है कुछ तो होगा, 2d प्लस 3d, 2d माइनस 3d, तो वो माना इस रूप का है, bd माइनस a d डैश की होल पावर कितना n, और ये 5ax प्लस b। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है x की पावर n बटे b की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और ये कितना 5ax प्लस b
ठीक बच्चों, ये यहाँ पर आपका लिखा हुआ है प्रोसीजर, पेज नंबर D280 पर लिखा हुआ पूरा प्रोसीजर, जो मैं आपको समझा चुका हूँ इस प्रोसीजर को। बच्चों थोड़ा सा आप कंफ्यूज ये हो गए कि यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ इंटीग्रेट वगैरह करके, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। हमने तो बता दिया आपको ये इस चीज का फंक्शन आएगा और कितनी बार इंटीग्रेट करना है, जितनी बार का यहाँ होगा, होल घात जितनी हो। अब बच्चों ये और क्या है, ये b, या b क्या लिखोगे आप, यहाँ b जो लिया जाएगा इसमें वो y का कोएफिशिएंट और जो a लिया जाएगा वो x का कोएफिशिएंट। समझ में आए? तो यहाँ जो हम लिख रहे हैं b की पावर n, b कहाँ से लिखा है, जो हमारा फंक्शन है उसमें y का कोएफिशिएंट क्या वो लिखा गया है। ये जो n फैक्टोरियल लिखा गया है ये क्या है, ये कितनी डिग्री का है ये वाला वो लिखा गया है, और यहाँ जो है वही है। अब ज्यादा समझ में जब आएगा जब एक सवाल ले लिया जाएगा इस पर आधारित। पहले एक बार अपने प्रोसीजर को और पढ़ लें आप, हालांकि मैंने बता दिया है दो फॉर्मूले, पहले इस पर आधारित सवाल करवाऊंगा, उसके बाद दूसरे फॉर्मूले पर आधारित, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा बड़ा सही नहीं लिखे। जो स्टार्टिंग लिखा है ये जब है जब एफ ए बी 0 के बराबर नहीं, ये प्रोसीजर कब है, जब एफ ए बी 0 के बराबर। लेकिन अगर एफ ए बी 0 के बराबर हो गया तो एफ ए बी 0 के बराबर मतलब डी के स्थान पर ए रखकर और डी डैश के स्थान पर बी रखकर अगर ये 0 के बराबर हो गया तो फिर दो और डिस्कशन किए हैं उसने, वो डायरेक्ट फॉर्मूला से कर रहे हैं। कौन कौन से, एक तो पेज, इसी पेज पर 281 पर एक्सरसाइज, इसमें इक्वेशन नंबर 4 में लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर, इसमें अगली में पेज नंबर 282 पर। दोनों अलग अलग केस में फॉर्मूला अलग लगाना है और ये काम अलग करना है। तो ध्यान रखना होगा कि पहले क्या करना है कि या निकालने से पहले एफ डी डी डैश में डी के स्थान पे एफ डी डैश के स्थान पर डी रखकर चेक करना है। अगर एफ ए बी 0 नहीं आता है तो ये वाला प्रोसीजर यूज करना जो भी बताया मैंने, और थोड़ी देर पहले भी बताया कि एक्स प्लस बी वाई के स्थान p रख देते हैं, जितनी डिग्री है उतनी टाइम इंटीग्रेट करते हैं, डी को a से रिप्लेस कर देते हैं, डी डैश को b से कर देते हैं। लेकिन अगर एफ ए बी 0 है तो ये दो फॉर्मूला है डायरेक्ट ये वाले यूज करने हैं। क्या, एक फॉर्मूला में 1/bd माइनस ad डैश की होल पावर n i ax प्लस by बराबर हो जाएगा x की पावर n बटे b की पावर n फैक्टोरियल i x प्लस by, जहां a क्या है, ax का कोएफिशिएंट है और b क्या है, b y का कोएफिशिएंट है और n आपकी डिग्री है। और एक फॉर्मूला ये वाला भी है बच्चों, जब फंक्शन के साथ x की घात हो, जैसे sin 2x प्लस 3y और यहाँ पर x की घात 3 भी है, x की घात 2 भी, x की घात 4 भी, बस ये दो ही केस है, इसमें और ज्यादा केस नहीं है। तो यहाँ इसको x की घात r मान लिया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, एक फॉर्मूला यहाँ है। इसका फॉर्मूला में कुछ नहीं है, पर डायरेक्ट आपको एक काम करना होता है, x की पावर r प्लस 1 बटे में b इंटू r प्लस 1 फाई ax प्लस b वाई। तो देखिए जरा सवाल देखिए दोनों में, सवाल के एक्सरसाइज में जरा देखना है 17 ही एक्सरसाइज 3 स्टेप बाय स्टेप सवाल देखना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन भी 2 डिग्री का, दूसरा क्वेश्चन भी 2 डिग्री का, और बच्चों ये तीसरा सवाल 2 डिग्री का, चौथा सवाल स्टार्ट करते हैं 3 डिग्री का। और आप देख रहे हैं पहला और जो दूसरा सवाल है ये तो पहली अभ्यास के तरीके से भूल जाएंगे क्योंकि किसी फंक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो सवाल यहाँ से 3 से स्टार्ट होते हैं इस अभ्यास के सवाल, 4 बता रहे हैं। डी की पावर 3 माइनस कितना 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 4d डी डैश स्क्वायर और z इज इक्वल टू बच्चों क्या है ये cos y प्लस 2x। जरा देखो, सबसे पहले CF की बात करनी है। CF का काम करने के लिए हमें D को रिप्लेस M से करना, D डैश को M से करना है। तो क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज M की पावर 3 माइनस 4 M स्क्वायर D डैश का मान 1, इसमें का यही हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके, ये 4M D डैश का मान 1 का वर्ग 1 गुणा करेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो गया 0।
इसको सॉल्व करने के लिए m कॉमन लेना पड़ेगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू क्या 0। अब ये m, ये फॉर्मूला m माइनस 2 की घात 2 का इक्वल टू 0, और ये m माइनस 2 m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m बराबर 0 हो गया और 2, 2 बार m का मान आ गया। तो बच्चों दो फॉर्मूले भैया तुम ध्यान सुनो, पहले तो जो दिन जो आएगा बस CF का एक केस यही तुम्हारी समझ में आ जाएगा। बस D के स्थान पर m और D डैश के स्थान पर 1 रखकर z का गुणांक जो भी हो उसे 0 बराबर लो, m के मान निकालने हैं। CF जो निकाला जाता है उसके फॉर्मूला क्या है, phi1 बाई प्लस, अगर ये सब अलग अलग है तो phi1 बाई प्लस m1 x, फिर phi2 बाई प्लस m2 x, फिर phi3 बाई प्लस m3 x, ऐसे लिखते जाते हैं। लेकिन यह दो सेम है और एक अलग है, तो phi1 बाई प्लस m के स्थान 0 इंटू x, अब ये अलग रह जाएगा आपका क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा, अब रिपीट हो रहा है ये। अब रिपीट वाले में क्या नियम है बच्चों आपका, phi1 यहाँ यूज कर दिया, phi2 बाई प्लस m की वैल्यू क्या है 2x प्लस यहाँ बाहर गुणांक में x की घात बढ़ा देता है x इंटू phi2 यहाँ हो चुका है phi3 बाई प्लस कितना फिर से 4x। और सुनो आप तुम ध्यान से, यहाँ 1 और 2 होता तो यहाँ x की एक घात हो गई, यहाँ अगली घात x की घात 2 हो जाती, phi4 बाई प्लस जो भी m का मान है वो 1 और m होता तो फिर x स्क्वायर के बाद भी x की घात 3 हो जाती। ठीक है, इनको फॉर्मूला लिखवा देना। CF हो गया बच्चों हमारा इसका। अब हमें निकालना है क्या PI निकालने के लिए सबसे पहले आप अपना FDD डैश देख लो क्या है। यहाँ देखो इस सवाल में जो FDD डैश है वो बच्चों ये वाला है, d की पावर 3 माइनस 4d स्क्वायर d डैश, अरे आवाज ना बच्चों 4d d डैश स्क्वायर। लेकिन इसका सरलतम रूप करना है तो सरलतम रूप क्या हो जाएगा, देखो d और बच्चों d माइनस d डैश की घात 2, ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। इसको सरल करोगे d कॉमन लेकर तो d स्क्वायर माइनस 4 एक मिनट, हाँ 2 आएगा बच्चों क्योंकि यहाँ 2 है, तो फॉर्मूला बनेगा d माइनस 2 उसका, मैं डायरेक्ट लिख दिया, गलत लिख दिया डायरेक्ट, ये आएगा। देखिए अगर किसी बच्चे को नहीं पता हो तो ऐसा समझो, d कॉमन ले लिया हमने, ये आ गया d स्क्वायर माइनस 4d d डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर, जो फॉर्मूला होगा d माइनस 2d डैश की होगा। ये हो गया हमारा FDD डैश। अब आपके पास इसमें देखिए fxy क्या है, सबसे पहले ये 0 नहीं है इसलिए PI निकालना है, और इसका मान cos y प्लस 2x है, तो y प्लस 2x को आप t रखोगे, लेकिन जब ये 0 ना हो तो पहले चेक करना है ये 0 तो नहीं है, क्या है a गुना b, तो देखना ध्यान से उल्टा लिखा हुआ है, a का मान इसमें 2 है और b का मान इसमें 1। x के गुणांक को a मानते हैं, y के गुणांक को b मानते हैं, हमेशा ध्यान रखना उल्टा लिखा रहे तो गलती मत कर देना। तो a का मान 2 और b का मान 1, और ये हमें इसमें रखना है, d के स्थान पर a और d डैश के स्थान पर b। तो देखना d के स्थान पर क्या रखना है हमें a, और a का मान क्या है हमारे पास 2, और फिर से यहाँ क्या 2, और d डैश के स्थान पर 1, 2 एकम 2, बच्चों 0 हो गया। इसका मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला वाला केस लग जाएगा। फॉर्मूला वाला केस में क्या x की घात n होते b की घात n इंटू n फैक्टोरियल, और वही जो फंक्शन 5t होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वाला बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा। तो जरा देखना यहाँ रख के देखो डायरेक्ट, यहाँ पे भी यही 0 आना चाहिए। अगर गुणनखंड बन रहे हैं उसमें एक गुणनखंड ऐसा है जो 0 बन रहा है और एक गुणनखंड ऐसा है जो 0 नहीं बन रहा है, तो पहले उसको सॉल्व करोगे जिस गुणनखंड से 0 ना बने, जिससे 0 ना बने। जैसे मान के चलो, थोड़ी मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, d माइनस 2d डैश एक गुणनखंड होता है, एक गुणनखंड आपका बट यहाँ d लिखा हुआ है, तो पहले इस d को खत्म करना है। क्या करना है, पहले इस d को खत्म करना है। और दूसरा ध्यान से सुनो,
अगर मान चलो ये डी जैसा ना होता, एक होता डी माइनस टू डी डैश, एक होता डी प्लस टू डी डैश, तो डी प्लस टू डी डैश से तो जीरो बनता ना, या मान चल रहा है बन ना रहा, तो पहले डी प्लस टू डी डैश को ही खत्म करना पड़ेगा, और उसको खत्म करने के लिए एफ ए भी जीरो नहीं होगा, वो वाला मेथड लगाना है आपको। अब ध्यान से सुनना, हमें करना क्या है इसमें। ये तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, एफ ए भी जीरो है हमारा पूरा। हमारे पास दो फैक्टर हैं, दो फैक्टर कौन से हो गए अभी, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इससे जीरो नहीं हो रहा है, इससे जीरो नहीं हो रहा, और ये टर्म 1 डिग्री का है। कितनी डिग्री का है, 1 डिग्री का। तो पहले बच्चों इस डी को खत्म कर दो, समझ में आ गया, पहले ये वाला डी खत्म हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, आप पी आई लिखोगे, पी आई में आपको क्या लिखना है, 1/d, डी माइनस टू डी डैश की घात 2, और आपका जो ये है कॉस बाई प्लस 2x। आवाज ना करें बच्चों, इसमें जो जीरो हो रहा है ये वाला फैक्टर, इसको बाहर लिख दिया मैंने, डी माइनस टू डी डैश की होल घात 2, और ब्रैकेट में लिख दिया 1/d कॉस बाई प्लस 2x। पी आई चल रहा है जो हमारा, इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है। नमस्ते ट्रेन साथ लिया, इतनी लेट कैसे है भैया? कॉलेज। अच्छा कॉलेज गए। देखिए अब ध्यान से, यहाँ हमारा जीरो नहीं होगा, और दूसरी बात, अरे आवाज बंद कर दो भाई, दूसरी बात, इसको हम क्या तरीके से कर सकते हैं, जो अभी वाला मेथड चल रहा है उसमें यहाँ दोनों चीज होनी अनिवार्य है, एफ डी डी डैश, तभी तो रखकर चेक कर सकते हैं हम इसको, बताइए जरा। अब यहाँ हमारे पास केवल डी है, डी डैश है नहीं, तो यहाँ से ये सवाल बन गया पुराना। और जब 1/d होता था, यहाँ कोई फंक्शन होता था, हमने आपको क्या बताया था, 1/d का मतलब x के रेस्पेक्ट। क्लियर हो गया नहीं? अगर यहाँ हमारा d और d डैश दोनों होता तो हम इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चल लेते, हो अब भी जाएगा इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। अब सुनो अब कैसे हो जाएगा, d डैश का कोएफिशिएंट 0 ले लिया जाएगा। क्या ले लिया जाएगा, d डैश का कोएफिशिएंट d का मान 0 और b का कोएफिशिएंट 1, a का मान 1 हो जाएगा आपका। कर अब भी सकते हो, लेकिन हम बच्चों अपना किस तरीके से करें, जब पुराना सवाल वरना पुराने तरीके से करें। और आपको दिख रहा है कि 1/d का मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, कल हमने लिखवा दिए थे ये सब चीजें। तो इंटीग्रेट कॉस का होता है साइन में, क्या होता है साइन में, साइन बाई प्लस कितना 2x हो जाएगा आपका, और बच्चों बटे में कितना 2। क्लियर हो गया? अब इसको लिख दिया पी आई हो गया, 1/2 को मैंने बाहर लिख दिया, आवाज ना करा बच्चों, 1/d माइनस 2d डैश की घात 2, और ये साइन बाई प्लस 2x हो गया। अब देखो यहां से हम क्या रख रहे हैं, d का मान 1 d डैश के स्थान पर, a का मान x अपॉन के d के स्थान पर, ये 0 बैठ रहा है, f 0 हो गया। जब f भी 0 हो गया और यहाँ पर फंक्शन फाई ax प्लस b के रूप का है, तो हमने आपको फॉर्मूला जो लिखवाया है वो क्या लिखवाया है आपको पता होगा, हमने लिखवाया x की घात n। x कितना है हमारा, x तो लिखना है, n कितना है ये देखो x की घात 2 बटे b की घात n, b कितना है हमारा, b 2 ना 1, हाँ 1 की घात 2 हो जाएगा, ये कह सकते हैं। और फिर b फैक्टोरियल, वो n फैक्टोरियल, n क्या है हमारा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या लिखते हैं हम, ये जो भी तो लिखते हैं साइन बाई प्लस 2x, और ये 1/2 आपका चल ही रहा है यहाँ पर पी आई। अब पी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे, देखो 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 ही रहा, 2 दूनी साइन, देखना आंसर
तो बच्चों हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों दिखाई देंगे तब करना वो उचित है। जब डी और डी डैश दोनों टर्म उपस्थित होते तब उससे बच्चों एक बात फिर सुनिए मेरी, अगर 2 फैक्टर हैं या 3 फैक्टर हैं तो पहले उस फैक्टर को खत्म कर लें जिससे FAB 0 नहीं है। उतारिए बोलते इसमें सवाल कई, चलो नमा भी बता देंगे और बताओ 5वां देखो फिलहाल। 5वां तो सेम एक मिनट, रोहन कहाँ है? रोहन किस कारण से पूछ रहे हो 5वें को, ये बता दो। ऐसे ही कोई रीजन हो तो बताओ। रीजन कोई ना तो पहले करके देखिए, सेम दिखाई दे रहा सवाल। नमा देखो, देखिए अब आवाज नहीं। 9वां जो सवाल है ये क्या है? d² + 2d d' + d'²। ये इनसे ना पूछ रहा मैं कि ये तो बता सकते रीजन के, ये एक्सपोनेंशियल में, और अभी आपने एक्सपोनेंशियल करवाया ना है इसलिए मैं पूछ ही ना रहा इनसे रीजन। देखो चलो बच्चों, सबसे पहले आपका यहाँ FD' क्या है बच्चों? आवाज बंद करो। FD' है ये d² + 2d d' + d'²। इसको आप d + d' की होल पावर 2 लिख सकते हैं या नहीं? तो बच्चों अब हमें निकालनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखो कैलकुलेशन कैसे भी करो आगे पीछे, पहले मैंने ये काम बाद में किया था, अब के मैंने ये काम पहले कर दिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं? इसमें d के स्थान पर m रखते हैं और d' के स्थान पर 1 रखते हैं। और ये क्या है? इसको देखो, ये इसी का तो सरल रूप है, तो इसमें रखो या इसमें रखो, बात नहीं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? m + 1 की होल घात 2 = 0। तो इसको 2 बार लिखना है आपको, m + 1 = 0। तो बच्चों m की वैल्यू हो गई 2 - 1 और -1, और तुम सुनो ध्यान से, CF इसका क्या हो जाएगा? φ1 बाई प्लस, जब सेम होता है तो m का मान -1 तो -1x, मतलब फॉर्मूला होता है φ1 बाई प्लस mx प्लस x, φ2 बाई प्लस mx। अब समझ गए हो गए, ये डायरेक्ट लिख जाएगा प्लस माइनस 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 एक्स, ये भी माइनस लग जाएगा। और बच्चों अगर तीसरा मान भी हो -1, भाई यार आवाज क्यों कर रहे हो? अगर तीसरा मान भी हो तो फिर यहाँ प्लस x² आ जाएगा और φ3 बाई माइनस x, और फिर चौथा हो तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये रिपीटिंग के लिए सी। अब PI की बात करते हैं बच्चों। मुझे पता चल गई ना कौन नालायक है जो बात करे बगैर ना मान रहा, उठा के भगा दूंगा, 1 मिनट ना लगाऊंगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसलिए मैं तुमसे स्टार्टिंग में। देखिए पीआई के लिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि FAB आपका 0 तो नहीं है। अब A और B कहां से लेके आए? देखो यहीं से, देखो ये हाई है AX, ये लिखना ना है तो मैं लिख के समझा रहा हूं। क्या है? e⁻² 2x + 3y। A का गुणांक x का 2 और B का गुणांक y का, ये हो गया। अब इसको आपको रखना किसमें है? अपने FDD' में रखना है। FDD' हमारा ये रखो, एक इसके स्थान पर, D के स्थान पर 2 और ये 3, 2 3 5 और 0 तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो प्रोसीजर यूज करेंगे। ये FDD' किस डिग्री का होमोजेनियस है? 2 डिग्री का। तो 1 इंटीग्रेट करना है, किसका करना है? पहले इसको ax + by को t रखते हैं और ax + by के स्थान पर 2x + 3y। तो देखिए क्या लिखोगे हम, ये रीजन देने के बाद तभी लिखोगे आप। तो देखो शॉर्ट में लिखना है, बस डिटेल नहीं करनी, चेक रफली कर लेना। हेयर यहाँ FAB ≠ 0, ऐसे चेक करके डायरेक्ट लिखना है 0 है या नहीं। अगर 0 है तो 0 के तरीके से, और नहीं है तो नहीं वाले तरीके से। तो अब इस तरीके में क्या आप करते हैं? लेफ्ट 2x + 3y = t। अब इसका कुछ ना करना। अब आपको क्या करना है? PI निकालना है। PI में बच्चों ये लिखते हैं हम
एफ डी डी डैश और यहाँ यही जो कि दो फाई ए एक्स प्लस बी वाई, और ये एफ ए भी जीरो नहीं है तो पहले एफ डी डी डैश लिखो। डी डी डैश कहाँ है, ये रहा डी प्लस डी डैश। लॉगे से आप रफ करने के लिए अब जुगाड़ करो, हाथ इतना बेकार हो जाता है कि धोते धोते ये छूटता होना। देखिए 1/d प्लस डी डैश की घात 2 और ये क्या e की पावर 2x प्लस 3y। तो बच्चों क्या मेथड है, b के स्थान पर हम ये रख देंगे x का गुणांक a और d डैश के स्थान पर y का गुणांक b रख देंगे और इसका 2 बार इंटीग्रेट कर लेंगे क्योंकि ये 2 डिग्री का है। तो बच्चों अब आपको क्या लिखना है, d के स्थान पर 2, d डैश के स्थान पर 3 होल घात 2 इंटीग्रेट कितनी बार, 2 बार। किसका, e की पावर t का और बच्चों dt कै बार, 2 बार। अब 3 और 2 5, 5 का 25, एक बार किया तो e की पावर t आ जाएगा, फिर दोबारा किया तो फिर से e की पावर t आ जाएगा और लास्ट में आपको t का मान रख देना है। t की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3 और ये p आई। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आर एस इज डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जेड है, सी एफ प्लस पी आई और सी एफ क्या है हमारा, सी एफ कहाँ गया, ये रहा फाई 1 बाई माइनस एक्स प्लस एक्स। आवाज ना करो बच्चों, फाई 2 बाई माइनस एक्स प्लस पी आई 1/25 e की पावर 2x प्लस 3। आइए आंसर चेक करो, उतार देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां प्रश्न क्या है, d की पावर 3 माइनस 7 डी डी डैश स्क्वायर। इसका सी एफ छोड़ दूंगा आपके लिए, माइनस 6 डी डैश की घात 3 और ये z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई घात 3 प्लस कॉस एक्स माइनस 1। देखो चलो सी एफ आपके लिए छोड़ दिया मैंने, स्वयं निकालेंगे, लेकिन हमें फिर भी एफ डी डी डैश तो पता होना चाहिए। इसमें से कुछ कॉमन वगैरह हो जाएगा आपका, नहीं होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर वो फैक्टर तो करने ही पड़ेंगे, तो हो जाएंगे, लेकिन हमें तो चाहिए वहां पे शॉर्ट रूट जब पी आई निकालेंगे तो थोड़ा सी एफ लास्ट ना लिखूंगा, स्टार्टिंग की ये दे रहा हूँ बस। देखो एफ डी डी डैश क्या है हमारा, डी की घात 3 माइनस 7 डी डी डैश स्क्वायर माइनस 6 डी डैश की घात 3। तो बच्चों ऑक्सिलरी इक्वेशन ए इज कितना, एफ डी के स्थान पर एम और डी डैश के स्थान पर 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, m की घात 3 माइनस 7m माइनस 6 इक्वल टू 0। बच्चों m की कोई ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो, जरा देखना m बराबर में 1 ले रहा हूँ, सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर m की वैल्यू में -1 ले लूंगा तो सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि -1 लेने पर ये माइनस और ये माइनस, -7 और ये प्लस हो जाएगा। और जब m बराबर -1 सेटिस्फाई करेगी तो फैक्टर होगा m+1। अब जिन विद्यार्थियों पर इसको सॉल्व करने का ये तरीका नहीं आता हो वो सीख लें। एक तरीका तो वो है कि 9वीं 10वीं में जो करते हैं कि m+1 इसका फैक्टर है तो भाग कर दो। दूसरा तरीका ये है, जो फैक्टर आया है उसे उतनी ही बार लिख दो जितनी उसकी पावर है। इक्वेशन की 3 पावर है, 3 बार लिख दो। यहाँ m की पावर 3 है तो कुछ ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें जो m की पावर 3 आ जाए m स्क्वायर से। देखिए समझाने के लिए भी लिख रहा हूँ सब, तो ये m की घात 3 हो जाएगा और ये m स्क्वायर एकदम m स्क्वायर हो जाएगा। हमें तो m स्क्वायर चाहिए भी नहीं और हमारे पास m स्क्वायर आ रहा है, तो ये m स्क्वायर खत्म होना चाहिए। खत्म होने के लिए यहाँ आपको -m से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्लस m स्क्वायर है तो -m स्क्वायर हो तभी कटेगा, तो m यहाँ पे है -m से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आ गया -m स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस m, हमें -7m चाहिए,
हमारे पास -1m है, अभी -6m और चाहिए, तो -6 से हम मल्टीप्लाई, -6m और -6 इज इक्वल टू 0। इस लाइन को रफ कर काट दूंगी। समझ में आ गई ये लाइन? अब ऊपर से m+1 कॉमन ले लिया जाएगा, m² - m माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके जो फैक्टर होंगे 6 के ऐसे गुणनखंड 3 और 2 होते हैं जो घटकर एक है ना, 3 6 और 3 - 2 m² माइनस कितना 3m प्लस 2m और -6 डायरेक्ट लिख दूं मैं यहाँ के बाद एक लाइन m+1, एक तो m-3 हो जाएगा और एक m+2 हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी हो गई? सब डिस्टिंक्ट वैल्यू है, m बराबर -1 और आपका -2 और आपका CF आपके लिए स्वयं के लिए छोड़ा, एक ही लाइन लिखनी थी वैसे मैंने पर छूट दिया। अब हमें FD' चाहिए जनरल में बच्चों, तो देखो क्या लिख सकते हैं, m के स्थान पर d और 1 के स्थान d' d + d' और ये d - 3d' और ये d + 2d'। समझ गए बच्चों? ये m हमने क्यों निकाला? हमें इसलिए जरूरत थी m की वैल्यू फैक्टर की। अब हमें क्या चाहिए? PI। क्या चाहिए? PI। तो देखो थोड़ा ध्यान से देखो, इसका जब यूज करेंगे तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम ये वाला लिख देंगे इसके स्थान पर ये वाला, लेकिन जब हम इसका मान निकालेंगे तो हमें इसकी आवश्यकता है। अब देखिए दो पार्टों में इसके PI को मैं बांट रहा हूं, एक पार्ट एक्सरसाइज 2 का और एक पार्ट एक्सरसाइज 3 का। तो PI लिख रहे हैं हम, PI 1/FD' और इजिकल टू ये fxy क्या है, x² + xy² + y की घात 3। और बच्चों इसको ले लो ब्रैकेट में और इसको लिख लो ऐसे x - y। अब देखो ये एक्सरसाइज 2 का पार्ट है, ये पॉलिनोमियल के टर्म बनना है, किसी से रिलेट नहीं है, जैसे साइन में एंगल है या कॉस के एंगल है या e की पावर में है या अंडर रूट में है, इसलिए इसको इसके साथ लिखेंगे। और अब यहां तो फैक्टर फॉर्म लिखनी है आपको और यहां ये वाली फॉर्म लिखनी है आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि कल समझाया था इसको कि जब ये पॉलिनोमियल टर्म हो तो हमें नीचे FD' को 1 - या 1 + की होल घात के रूप में बनाना है। तो बच्चों जरा लिखते हैं, d की पावर 3 - 7d' स्क्वायर - 6d' की पावर 3। यहाँ के बाद अगर मेरा मन करे तो मैं छोड़ भी सकता हूँ। एक्सरसाइज किसका सवाल है? दूसरे का। इसको पर उसमें ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं थे, बहुत छोटे छोटे सवाल दे रखे थे, इसलिए इस सवाल को कर दूंगा। और ये क्या है? cos x - का y। अब जरा देखना पहले, अरे इधर देखो, इसको अलग अलग मान लो, एक को P1 मान लो, एक को P2 मान लो, क्योंकि इतनी लंबी लाइन कहाँ करेंगे। इसको लिख दिया मैंने P1 और इसको लिख दिया मैंने P2। और ये क्या है? PI है। P1 1 होते D की वैल्यू, और जहां आपको ये लगने लगे कि हम इस सवाल को कर लेंगे इस P1 को या P2 को, वहीं आप छुड़वा लेना। चलिए P1 इतना हो गया, P2 बाद में लिख देंगे, इसको यहाँ अपने आप लिख रहे हैं एंड P2 इज इक्वल टू अपने आप लिखना। हम इसको कैलकुलेट कर पाए। जब भी यहाँ पॉलिनोमियल की बात आएगी आपको 1 + या 1 - के रूप में फॉर्मूला बनाना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। तो यहाँ से d की पावर 3 आप कॉमन ले लोगे। जब हम d की पावर 3 कॉमन लेंगे तो ये 1 दोनों ही देखो माइनस में है, माइनस चिन्ह भी कॉमन ले लिया मैंने, और ये 7d'
स्क्वायर प्लस 6d डैश की घात 3 और सब के बटे क्या, d की घात 3 कॉमन ली, d की घात 3। अब सब जगह एक ही ब्रैकेट नहीं लगाना, ये वाला ब्रैकेट यहाँ लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई घात 2 प्लस वाई की घात 3। पहले आप इतना कर लीजिए यहाँ पर। अब हम इसको कर रहे हैं P1 को 1/d की पावर 3। ये ऊपर पहुंचाएंगे अब इसको तो ये घात में जाएगी -1 में। भाई आवाज नहीं करें आप, 1 माइनस, देखिए 1 माइनस का 7d d डैश स्क्वायर प्लस 6d डैश की घात 3 और बटे d की पावर 3 और ऊपर होल पावर पहुंच गई है -1 के में। एक्सरसाइज 2 में तो आसान सवाल थे इसके। देखो अब हमारे पास है एक और ऑप्शन है, इसको अलग इसको अलग, इसको P1 P2 P3 कर दें, फायदा कुछ नहीं है, बड़ा हो जाएगा। माना कैलकुलेशन आसान होती जाएगी लेकिन उतना ही बड़ा होता जाएगा, इसलिए थोड़ा एक साथ करने की कोशिश करें। बच्चों यहाँ देखें आप, x की अधिकतम पावर x या y की 3 है, अधिकतम 3 पावर तक रहने देना इसका। जैसे ही आपको लगे कि 4 पावर जा रही है या 5 पावर जा रही है, वहां छोड़ देना एक्सपेंशन डॉट डॉट। देखिए 1/d की पावर 3, 1 माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी, तो 1 प्लस हो जाता है और nx एक की इसमें गुणा करेंगे 7d d डैश स्क्वायर 6d डैश की घात 3 और बटे कितना बच्चों, d की घात 3। अब x स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं फॉर्मूला में, n इंटू एन प्लस 1 और हमेशा ध्यान रखें जब यहाँ भी माइनस हो और यहाँ भी -1 तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है 1 + x + 2x स्क्वायर प्लस 3x की घात 3। इस तरीके से बन जाता है, नहीं तो चेक कर लो, -1 -1 बटे 2 फैक्टोरियल, ये +2 2 से नीचे वाला तो कट जाएगा, ठीक। तो x स्क्वायर इसका वर्क कर दोगे, इसका जब आप वर्क करोगे 7d d डैश की घात 2 प्लस 6d डैश की घात 3 और बटे कितना, d की घात 3 की होल घात। बच्चों आई थिंक यहाँ से आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब इसका भी वर्क करेंगे तो घातें और ज्यादा हो जाएंगी हमारी, तो हाँ काफी ज्यादा हो जाएंगी, इसलिए बस इतना ही। और बच्चों जब यहाँ अब इसको छोटे ब्रैकेट में लिख दें, इसको भी छोटे में, इसको भी छोटे में और इसको भी छोटे में लिख दें। और अब यहाँ लिखेंगे आप क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। बच्चों इधर जगह कम रह जाएगी, यहाँ इंटू और इसका काम है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3। और अब टोटल ब्रैकेट लगा दें यहाँ पर। ये ब्रैकेट हो गया, छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, बस ये बहुत। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ आएगा तो जो भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई घात 3 हो जाएगा। जब ये इसके साथ आएगा तो 1/d की पावर 3 और ये कितना 7d d डैश स्क्वायर और प्लस एक काम करो बच्चों में, इसको डिवाइड करके अलग अलग लिख दिया जाए, अलग अलग करके लिखेंगे तो ये कितना आएगा 7d डैश स्क्वायर बटे क्या d स्क्वायर, इसके साथ ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात। और जब इसके साथ लेंगे इसे तो 6, आवाज नहीं करें बच्चों, हाँ बायनॉमियल की है। और बच्चों इसको हम डॉट डॉट में ले रहे हैं और अभी तुम्हें बताएंगे क्यों। अगर हमें ये लगा कि इसका भी एक्सपेंशन करना चाहिए तो करेंगे, और ये लगा कि यहीं तक 0 हो जाएगा तो नहीं करेंगे। देखो समझाएंगे पहले उसके बाद करेंगे। ये रफ कर दो, P2 तुमने उतार लिया होगा क्या है, तुमसे ही पूछ लूंगा मैं P2 का जब कैलकुलेट करेगा। देखिए बच्चों, और अभी तो इससे भी कैलकुलेशन करके काम ना, फिर 1/d घात 3 खत्म करना पड़ेगा। देखिए 1/d की पावर 3। अब जरा एक बात ध्यान से,
इसका कुछ नहीं करना है, जो भी करेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 3। अब इस पर विचार करो, इस पर पहले ऊपर वाला खत्म करना चाहिए। ऊपर क्या है, डी डैश स्क्वायर, डी डैश का मतलब बाई के रेशो डिफरेंशिएशन करना। दो घात है तो कितनी बार करना है, दो बार करना है। तो बच्चों इसको हम लिख देंगे 7/d स्क्वायर, इतना लिख दिया हमने। और जब इतना कर रहे हैं तो देखो एक्स स्क्वायर का दो बार करूंगा अवकलन तो 2 हो जाएगा केवल। अरे एक्स स्क्वायर का एक बार 2x और एक और बार किया सही है, समझ गया। डी डैश लिखा हुआ बाई के रेशो करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा। बैक्स में करने लग गया। और बच्चों ये x कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ, और ये घात किसकी है, बाई की घात है 2। तो बाई स्क्वायर के एक बार 2y और दोबारा करूंगा तो 2। अब इसका देखो बाई घात 3 का दो बार, एक बार 3y स्क्वायर दोबारा 6y और फिर दोबारा करूंगा तो 6। नहीं समझ में आ रहा हो तो बच्चों पूछ लेना, बिल्कुल आप स्वतंत्र है पूछने के लिए। प्लस अब देखो 6/d की घात 3, 6/d की घात 3। अब इसका बाई के रेस्पेक्ट में 3 बार करना है। देखो इसका 0, इसका भी 0। क्यों, क्योंकि x कांस्टेंट बाहर, बाई स्क्वायर का एक बार 2y फिर दोबारा 2 फिर दोबारा 0। तुम कुछ कह रहे हो, 6y आएगा कहाँ पे, सेकंड ब्रैकेट में ऊपर एक बार, हाँ ठीक है 6y आएगा। एक मिनट 3 बाई स्क्वायर फिर कितना दोबारा करेंगे तो 6y। अच्छा 2 मैंने 3 बार के रूप में लिख दिया, और फिर भी 6 नहीं, कितना 6y मैंने 3 बार करके लिख दिया। अब यहाँ देखो बच्चों, तो इसका 0 इसका भी 0 हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखो 0 कैसे डायरेक्ट लिखना है, आप जितनी बार कर रहे हैं बाई की अगर उससे घात ज्यादा है तो 0 ही आता है। तो ये 0 और ये आपका 6 आ जाएगा बाई घात 3। अब थोड़ा ध्यान से सुने, हम आगे की कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, ये रीजन सुनो। जैसे ही आगे जाएंगे डी डैश की घात ज्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 है, 3 से भी ज्यादा हो जाएगी, जबकि यहाँ आपको अधिकतम चाहिए बाई घात 3। तो 3 तक कर सकते हो। जैसे ही डी डैश की घात 4 पहुंचेगी उसका मान 0 हो जाएगा। तो हम क्या पागल कुत्ते ने काटे, तो हमें टाइम वेस्ट करें, इसका फॉर्मूला ही खोलने में लगेगी। और जब 0 आएगा तो उसको ब्रैकेट बंद और डॉट डॉट खत्म। 1/d की घात 3 बच्चों वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई घात 3, और ये कितना 7/d स्क्वायर, और ये 2x प्लस 6y, और ये 6/d की घात 3। बच्चों कभी कभी सवाल ऐसा आ सकता है बड़ा, और बड़ा सवाल रुला देता है थोड़ा। तो अभी इसमें एक पार्ट हो रहा है, ठीक है देखिए ध्यान से, और उसमें भी 3 गुणनखंड है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 3। आवाज नहीं, ये देखिए 7 बाहर 1/d स्क्वायर का मतलब 1/d का मतलब समाकलन, और नीचे d स्क्वायर है तो 2 बार समाकलन किसके रेस्पेक्ट में, x के, तो बाई कांस्टेंट बन जाएगा। तो जरा ध्यान से सुने बच्चों, 2x का एक बार समाकलन करोगे तो 2x स्क्वायर बटे 2 से 2 कट के केवल x, और फिर से x स्क्वायर का करोगे एक और बार तो x की घात 3/3। इसका तो हो गया बच्चों x की घात 3/3। अब इसका 6y कांस्टेंट है, ये तो एक लिख सकता हूँ, और एक का समाकलन कितना x, और फिर दोबारा करूंगा तो x स्क्वायर बटे 2 दिया 6, 3x स्क्वायर y। ये 1/d स्क्वायर खत्म हो गया। अब इधर 6 बाहर, तो ये क्या लिख दिया मैंने 2 बार 6, गलत, सही है यहाँ भी, और फिर दोबारा भी आ गया तो 6 6 36, और एक का बच्चों समाकलन x, फिर इसका x स्क्वायर बटे 2, फिर x की घात 3/6, तो 3 बार करना है ना, तो x की घात 3/6। आवाज नहीं भाई, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई घात 3 गुणा करो 7/3 एक्स की घात 3,
7 3 21 एक्स स्क्वायर वाई 6 6 36 एक्स की घात 3। कुछ जोड़ रहे घट रहे हैं क्या एक से टर्म, एक्स की घात 3 इसमें भी और एक्स की घात 3 इसमें भी, ये एक साथ मिल जाएंगे और कितना आ जाएगा 6 दिया 18 18 और 7 25 25 बटे 3 एक्स की घात 3 और देखना वाई की घात 3 अकेला है, ये टर्म हो गया ये हो गया, और एक्स स्क्वायर अकेला है क्या, अकेला है, और ये दोनों एक से हैं क्या, अलग अलग है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 21 एक्स स्क्वायर वाई। जरा और देखना कुछ और तो ना बचे आगे सब। अब कितनी बार समाकलन करना है, देखियो इसका पीआई में आ रहे हैं इतने ज्यादा टर्म, इस संख्या में मिस्टेक है भैया, खूब रेज हुए हैं आंसर में। देखो आप इधर मोहना ने कहा से सवाल निकाला। अब 25 बटे 3 बच्चों एक्स की घात 3 का क्या बार समाकलन करना है, 3 बार। तो देखो एक बार करोगे एक्स की घात 3 का तो एक्स की घात 4 बटे कितना 4 हो जाएगा, तो अब 1 बटे 4 बाहर, फिर एक्स की घात कितना 5 बटे 5, फिर दोबारा करेंगे तो एक्स की घात 6 बटे कितना 120, तो ये 5 29 120, तो ये हो गया, और ये भी, और ऊपर एक्स की घात टोटल कितनी हो गई देख कर बताओ, एक्स की घात 6, ये तो खत्म हो गई, केवल एक्स की घात 6 और बटे में कितना 120। अब इसके लिए बच्चों कितनी बार 3 बार, तो बाई की घात 3 यहाँ है ही, एक का एक बार एक्स, फिर दोबारा एक्स स्क्वायर बटे 2, फिर दोबारा एक्स की घात 3 बटे 6। अब ये देखो बाई स्क्वायर कांस्टेंट, एक्स का एक बार एक्स स्क्वायर बटे 2, 2 बार एक्स की घात 3 बटे 6 और 3 बार एक्स की घात 4 बटे 4 6 24। कौन सा कर दिया मैंने अभी, ये वाला किया है। अब ये रह गया 1 2 3, अभी तो ये भी रह गया एक्स स्क्वायर का, तो 1 मिनट, और एक्स स्क्वायर करना के बार है 3 बार, इसको हटा दो, ये रह गया है और एक ये रह गया है, तो एक्स स्क्वायर का एक बार एक्स की घात 3 बटे कितना 3, फिर दोबारा करूंगा तो एक्स की घात 4 बटे 12, फिर दोबारा करूंगा तो एक्स की घात 5 बटे 7, इसका, और इसका मैं कर ही चुका हूं यहाँ, बाई स्क्वायर बाहर लेकर, अब इसका करना है 21 बाई, और एक्स स्क्वायर का बच्चों देखो एक्स स्क्वायर का ही तो करना है, एक्स स्क्वायर का अभी कितना किया है मैंने, एक्स की घात 5 बटे 7, ये P1 उतारो बच्चों, P1 हो गया। अब P2 निकालना है, P2 लिखना है मुझे, P2 देखो इतना 1 अपॉन डी प्लस डी डैश, आवाज बंद, डी माइनस 3 डी डैश और डी प्लस 2 डी डैश कॉस एक्स माइनस का 1। जरा लो इसमें देखो जीरो किस में रखकर होगा, एक्स का गुणक a बराबर d बराबर 1 और बाई का गुणक b बराबर d डैश बराबर -1, तो d बराबर 1 और d डैश बराबर -1, इसमें रख के जीरो हो गया एक, तो इसमें रख के जीरो नहीं हुआ, इसमें रख के नहीं हुआ, तो पहले जिसमें जीरो रखकर नहीं हो रहा उन्हीं को निपटा दो। तो पहले हम किसको निपटा दें, इन दोनों को एक साथ निपटा दें, क्योंकि जब अलग अलग जीरो ना हो रहा तो गुणा करके भी जीरो ना होना चाहिए। तो गुणा करके बताओ जल्दी कितनी आ रही है, मैं इसको लिख दे रहा हूं दो तक, ये बाहर लिख दिया 1 बटे डी माइनस 3 डी डैश, और ये डी, और कोई जरूरी भी ना है कि गुणा करो, डायरेक्ट काम हो जाएगा अपना। देखो हमें ये पता है कि ये पूरा जीरो नहीं आ रहा है इस पॉइंट पर, एक साथ गुणा करके देख लो फिर भी नहीं आएगा। दुर्गेश जरा जल्दी बताओ, गुणा कर दो पॉइंट रख के आएगा ना, पक्का सही बात है। जब अलग अलग फैक्टर जीरो नहीं है तो गुणनफल भी जीरो नहीं है। अब
बच्चों एक बात का ध्यान रखें, जो फंक्शन होता है एक्स प्लस वाई का उसको टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। और फिर ये कॉस टी हो जाएगा। जितना ऑर्डर है इसका उतनी बार समाकलन कर देते हैं, जो भी यहाँ बचेगा टी रखने के बाद। और इसमें डी के स्थान पर एक और डी डैश के स्थान पर माइनस रख देते हैं। तो देखिए 1/d प्लस डी डैश, 1/d के स्थान पर क्या रखा हमने? डी डैश के स्थान पर -1 रखा था, माइनस माइनस प्लस 3। डी के स्थान पर 1 रखा, डी डैश के स्थान पर माइनस का -2 कॉस, इसके स्थान पर हमने टी रख दिया। लेके इंटीग्रेट एक बार कितनी बार? 2 बार, तो 2 डिग्री है गुणा करेंगे। अभी आ रहा हूं भाई कौशल, एक मिनट। 2 डिग्री है भाई, इसकी और इसकी गुणा करोगे होमोजीनियस, तो 2 बार इंटीग्रेट करोगे। कॉस टी डी टी, और ये कितना? डी। तो 1/d प्लस डी डैश, 3 और 1 4, -1 बचा -4। देखिए cos t का इंटीग्रेट एक बार करूंगा तो मैं sin t, ठीक है। और फिर से मैं लगाऊंगा, इसका करूंगा तो फिर माइनस cos t हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया बच्चों माइनस cos t, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1/d प्लस डी डैश, और ये 1/4 आपका सबसे बाहर, और ये क्या? cos t, और t का मान कितना? x माइनस वाई। जरा उतारना में अभी आ, हाँ क्या कल तो लेट रहो। आवाज बात बच्चों देखना। तो ये मैं रफ कर रहा हूं इधर से, जरा देखना बच्चों, बराबर के नीचे बराबर 1/4 1/d प्लस डी डैश, ये क्या? cos x माइनस। अब कौन सी फॉर्म बन गई कि ये एफ ए बी 0 हो रहा है। तो बच्चों जब एफ ए बी 0 हो रहा है तो हम x की पावर n क्या? अब ये है सिर्फ हमारा एफ डी डी डैश 1 डिग्री का है, तो x की पावर 1 बटे b b बाई का गुणांक -1 और इनटू n फैक्टोरियल, n 1 डिग्री का है, 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है, और इनटू आपका ये फंक्शन जो है, तो ये क्या हो जाएगा? -x/4 cos x माइनस, ये हमारा P2 हो गया। क्या हो गया? P2। तो PI क्या हो गया? अब आपका PI हो गया P1 प्लस P2। P1 कहाँ है?
P1 ने तो जान खा ली। तो ये कैलकुलेट किया तुमने सही? कितना बताओ? 5/72 x घात 6 प्लस 1/6 x घात 3 हाँ 1/24 x घात 4 y घात 2 1/24 x घात 4 y घात 2 और 1/60 1/7 x घात 5 x घात 5 प्लस 7/20 प्लस 60/20 7/20 x घात 5 x घात 5 ये 7 अब आज बन कोई ना हो गए पूरे टर्म सब। अब इसमें ये जोड़ दो P2 क्या है माइनस x/4 cos x माइनस इतना मिला लो आप PI, बाकी CF अलग होगा वो अपने अपने कर लीजिए। तो बच्चों लगभग हर तरीके का सवाल आ गया और उम्मीद है कि इससे ज्यादा टिपिकल क्या होगा इसमें है? बच्चों अब घबराना मत, जैसे ये 13वें सवाल की कह रहे हैं बच्चे, इसमें √2x + y हो गया, तुमको बता दूं देखो। अरे आवाज नहीं, √2x + y घबराओ मत, √ को ऐसा लिख दो 1/2 तो ax + y ये हो जाएगा 2x + y और ऐसे ही करना है जैसे sin cos e की पावर। अब बच्चों हर तरीके का सवाल लगभग हो गया। तुम्हें जो सवाल करने हैं 17 सवाल है। अपनी प्रैक्टिस के लिए 10-12 सवाल तो एक्सरसाइज से कर लेना। यदि अपने आप लगाने का टिक लगाऊं सबसे सब एक सी क्वालिटी के होंगे। और बच्चों और एग्जाम्पल के एग्जाम्पल सभी आए हुए तो ये सब देखो इसमें 16 में तुम कंफ्यूज हो सकते हो थोड़े से, पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसमें log s = x + y दिया है तो बच्चों इसको तोड़ लोगे s = e⁻x + y। ठीक है जी। और s क्या होता है आप जानते हैं d × d' होता है, बाकी सब इसमें 0 हो जाएंगे। log है एंटी लॉग लोगे तो e की पावर में पहुंच जाएगा। अब अपने आप बच्चों ये एक्सरसाइज होगी मेरी तरफ से खत्म। अरे बात नहीं, 3 सवाल तीनों प्रकार के मैंने करा दिए थे। जो सवाल आप पर ना हो वो कल आकर पूछेंगे। एक्सरसाइज को निकालने से पहले बच्चों अगली एक्सरसाइज में सुने PI क्या है। अरे बात नहीं, अगली एक्सरसाइज बस एक काम है मुझे बताने के लिए, बाकी कुछ काम CF आपका ऐसे ही निकालना है जैसे निकाला गया था। PI निकालना, PI के 2-3 मेथड आपको बता दिए हैं। अब एक इस प्रकार का सवाल होगा इसमें कि जब f(x,y) जो है, अब तक आपने phi(x + y) का रूप पढ़ा था, एक पॉलिनोमियल का रूप पढ़ा था। अब इसमें इस फंक्शन के साथ में y की घात n हो जाए। n का मतलब 1 घात हो सकती है, 2 घात हो सकती है, 3 घात हो सकती है, कितनी भी घात आपकी वो हो सकती है। ठीक है, कितनी भी आपकी घात हो सकती है। बच्चों जब इस प्रकार के सवाल को कराना है y की पावर x के लिए पीछे क्या था, फॉर्मूला ना था, सवाल नहीं दिया था एक्सरसाइज में। चलो मैं करवा दूं उस टाइप का सवाल। देखो उसमें सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं बस। देखो x की घात 2 है मान के चलो, और यहाँ आपका भाई ax + by है, और तुम्हें ये f(x,y) का मान है। तो ये जो भी है इसका जैसे हम निकालते हैं उसका ऐसे इसका करना है। बस अंतर क्या करते हैं हम, x की पावर r+1 बटे b × r+1। और ये फॉर्म कब है, जब यूज होगी जब FAB = 0 होगी। तो देखो x की पावर r+1 आंसर में जितनी यहाँ होगी उससे 1 ज्यादा, 2 और 1 3, और बटे b जो y का गुणांक होगा, और × r+1, और आगे फिर वही ठीक, और आगे बाकी का प्रोसीजर ऐसे ही। बस कितना चेंज होना है, या x² का चक्कर चेंज होना है। ये भी जब है जब FAB 0 हो। हाँ ये भी जब है जब FAB 0 हो। अगर FAB 0 ना है तो फिर पहले जैसे ही करना है।
देखो बच्चों, इसमें प्रोसीजर देखें आपका क्या होगा। भाई आवाज ना करेंगे आप। तो एक बात बताइए, जैसा आपको दिखाई दे रहा टाइम कम है, उस हिसाब से जल्दी जल्दी समझा दिया जाए आपको, ठीक है। और अगर मैं एक्सरसाइज का सवाल करता हूँ तो तुम्हें पता है सब कुछ निकालना पड़ेगा अपने आप यहीं बोर्ड पे। अगर मैं एग्जाम्पल का सवाल ले लेता हूँ तो आधी चीजों को मैं ये कह दूंगा, देखो ये चीज ऐसे आ गई जैसे मैंने सवाल करवाया था ऐसे। देखिए एग्जाम्पल नंबर देखें 22। एक्सरसाइज में सवाल ना दे रखे, 2 दे रखी है बस, इम्पोर्टेंट ना, बस 3 ही अभ्यास इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल दे रखे हैं पर एक्सरसाइज में सवाल ना दे रखे। मेथड समझ लो बस, 2-4 सवाल कर लेना केवल एग्जाम्पल से, एक एक्सरसाइज कर लेना। बच्चों सवाल क्या दिया है, r प्लस एस प्लस माइनस इज इक्वल टू बाई। तो जरा देख रहे हैं आ गया ना, आ गया यहाँ आपका cos x प्लस बाई का रूप और इंटू बाई से गुणा हो गया। अब तुम कहोगे इसमें बाई कहाँ है, अरे बच्चों 8x प्लस 0 इंटू बाई, बी का मान 0। यहाँ कुछ भी हो सकता है, x प्लस बी वाई का फंक्शन, यहाँ बाई से गुणा होगी, बाई की 1 घात से हो, 2 घात से हो, 3 घात से हो, और ज्यादा से ज्यादा घातों से नहीं होगी, बाई की कम से कम घातों से ही होगी, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत टिपिकल बन जाएगी। तो बच्चों इस सवाल में r को आपको बताया था मैंने d स्क्वायर से डॉट किया जाता है, s को d d डैश से किया जाता है और t को d डैश स्क्वायर से किया जाता है, और z आ जाता है आपका आगे, ये जो भी है वो आ जाएगा। तो यहाँ से CF तो मेरे बच्चों आपको स्वयं निकालनी है, ऐसे ही m का मान निकालना है। भाई इनको CF जरूर बता देना आप, CF और पहली एक्सरसाइज के सवाल, पहली अभ्यास के सवाल, दूसरी के और CF निकालना, बाकी आज ये पढ़ेंगे समझ में आने लग जाएगा। और बाकी जो तुम्हें समझदार हो आगे चाहिए, जैसे इंटर का इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट, इन्हें फॉर्मूले कह देना, सब याद करेंगे। दूसरा चैप्टर नंबर 1 जो था, मैंने अभी 2 बच्चे लौटा दिए, वो ऐसे ही बिल्कुल, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तुम इनके साथ में हो इसलिए मैंने इनसे कह दिया, वो अकेले आए थे, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा था इसलिए मैंने मना कर दिया। पहले चैप्टर में पहली दूसरी तीसरी, पहली नहीं दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, कम से कम ये अभ्यासों के बारे में फॉर्मूले मेथड और कुछ कुछ सवाल 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में करवा देना है। पहली अभ्यास के दूसरी तीसरी चौथी पांचवी एक्सरसाइज ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये जरूर करवाना। तो CF आप स्वयं निकाल लोगे, m की वैल्यू आपको निकालनी है, m की वैल्यू आपकी आई है बच्चों कितनी, 2 और -3। तो फैक्टर कितने हो जाएंगे बच्चों इसके, m-2 और m+3, ये फैक्टर हो जाएंगे, ये काम करेंगे हमारे फैक्टर, इसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। तो जब CF आप निकाल दोगे, m ये फैक्टर निकाल लोगे, आपको PI निकालने का वही प्रोसीजर है। वही प्रोसीजर क्या है, 1/FD डैश जो भी आएगा, मैं तो जनरल में लिख दे रहा हूं dd डैश और f(x, y), यही तो लिखा जाता है यहाँ पर। तो जनरल फॉर्म में आपको क्या करना है, ये ध्यान से सुने, इसके फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर निकालिए, नहीं हो रहे तो मत निकालिए। फैक्टर अगर हो जाएंगे तो फैक्टर निकाल दोगे, इससे क्या हो जाएगा d माइनस 2d डैश, और इससे क्या हो जाएगा d प्लस 3d डैश, और ये क्या हो जाएगा यहाँ बाई cos x, जो भी है अंदर वो लिखोगे cos x प्लस वाई, जो भी है इतना हो गया। अब आपको एक बात ये देखनी है कि 2 फैक्टर है, आपको एक साथ चलना नहीं है, एक साथ आपको चलना नहीं है, एक एक करके लेना है। पहले आप इसको ले रहे हैं या इसको ले रहे हैं, तो थोड़ा सा अंतर क्या करते हैं, बाई को हम रिप्लेस किसके अंतर करते हैं और किससे करते हैं, जरा ये देखें आप। देखो जैसे
पूरा प्रोसीजर ना समझा कर मैं शॉर्ट में ही समझा दे रहा हूं तुम्हें, और समझ में भी आपके आ जाएगा इस बात की गारंटी। ये चीज होगी। अब आप इस फैक्टर को खत्म, मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं इसको बाहर ले रहा हूँ, कोई नियम नहीं है कि इसी को बाहर लो, आप इसको बाहर लेके इसको अंदर रख सकते हैं। ठीक है जी, हमने ये लिया। ये किस रूप से रिलेटेड है? ये इसी के द्वारा तो आया है? और ये जो है ये इससे रिलेटेड है। तो बहुत सिंपल है, बस एक चीज ध्यान रखो, जो आपका अंदर है बाई के स्थान पर, डी के स्थान पर आप कोई कांस्टेंट ए ले लें और डी डैश के स्थान पर आप एक्स ले लें, ये रखना है बस। तो जब बाई इतना लोगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा? बाई माइनस 3, जब ए की आवश्यकता पड़ेगी। तो बाई आपको किससे लेना है? जो फैक्टर आपका यहाँ है डी प्लस इतना 3d डैश, तो डी के स्थान पर ए, डैश के स्थान पर एक्स, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 3x। अब अगर ये हमारा अंदर होता, ये बाहर होता और ये अंदर होता, तो फिर बाई के स्थान पर आ जाता a माइनस 2। ठीक है जी, फिर a का मान बदल जाता। और ध्यान रखना, अगर एक बार कांस्टेंट a ले रहे हैं तो दोबारा में a कांस्टेंट नहीं लेना, दोबारा में b कांस्टेंट लेना। तो अब ये क्या घात का टर्म है बच्चों, इसकी डिग्री क्या है? एक बार इंटीग्रेट, एक बार इंटीग्रेट। और बाई के स्थान पर क्या लेना है आपको? a प्लस माइनस ना, इसके लिए a प्लस और इंटू क्या? cos x इंटू dx। बताओ अब आप इसका इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं क्या? देखो ध्यान से, 1/d माइनस 2d डैश, भाई आवाज ना करें, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई a cos x प्लस 3x cos x इंटू कितना? अगर आप सब ये कह दें कि सर जी इंटीग्रेट में तो हम एक्सपर्ट हैं, क्यों? क्योंकि बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेट तो इंटर की चीज है, तो मैं इसका मान इंटीग्रल डायरेक्ट रखना चाहता हूँ। भैया इंटीग्रल तो आते होंगे तो इनका समझना, तो इसके इंटीग्रल वैल्यू आपकी आएगी सरल करके, देखो आवाज नहीं, a sin x प्लस 3x sin x प्लस 3 cos x। लेकिन जब उसका समाकलन हो जाएगा कांस्टेंट वापस कर देना है। वापस करेंगे तो कांस्टेंट a की वैल्यू क्या आएगी? बाई माइनस 3, 1/d माइनस 2d डैश, और a के स्थान पर बाई माइनस 3x sin x प्लस 3x sin x प्लस 3 cos x। आप देख रहे हैं जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3x sin x, ये प्लस 3x sin x कट जाएगा, क्या बचने वाला है? बाई sin x प्लस 3 cos x 1/d माइनस 2d। अब फिर से वही काम, अब आप बाई के स्थान पर एक बार समाकलन, क्योंकि 1 डिग्री है, बाई के स्थान पर a माइनस 2x sin x। हाँ ये गलती नहीं बच्चों, पहले a यूज कर चुके हैं, तो आपका कांस्टेंट b लिखना है, b माइनस 2x sin x प्लस कितना? 3 cos x और बच्चों इंटू dx। अब मुझे बताओ, फिर से इंटीग्रल हो जाएगा आपका। इंटीग्रल आप सब पर आता है करना, लेकिन बाई की वैल्यू लौटा दोगे किसमें? मतलब बाई की नहीं, b की वैल्यू लौटा दोगे। समझ में आ गया? ये प्रोसेस है इसका। अब देखना बच्चों, एग्जाम्पलों पर निशान लगाओ, 22 में एग्जाम्पल कर लेना, बस एक ही तरीका है इसमें, 23 में कर लेना, 24 में, 25 में, क्या एग्जाम्पल है इसमें? एग्जाम्पल तो कर ही लेंगे, एग्जाम्पल कर लेना, 26 तक कर लेना, 26 तक, 27 तक। एक्सरसाइज 2 सवाल है, बस एक कर लेना, सवाल नंबर 2। समझ में आया? एक्सरसाइज में 2 सवाल है, सवाल दूसरा करना है, जो सवाल ना हो करना कर पूछना।